So hey everyone, how are you all? This is your educator Komal Jangin and I am here with a new chapter of history, how, where and when. Okay, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों हो सकती है, ठीक है. वाई, कैसे, हाउ, तो देखते हैं. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. तो देखो, आपने लोगों को सुना होगा, कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा सब्जेक्ट है और हम उसे पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है. और उसको पढ़ना है मतलब कि हमें सिर्फ डेट्स को याद करना है. इस तरीके से लोग अपने आप को बताते हैं, हिस्ट्री को बताते हैं कि हिस्ट्री जो है सिर्फ इज ऑल अबाउट टू मेमोराइज डेट्स. मेमोराइज करना है सिर्फ डेट्स को. हिस्ट्री सिर्फ इसी काम की होती है और सोचते हैं कि हिस्ट्री जो है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, उसे पढ़ना मतलब कि क्लास में आराम से सोना, उसका पीरियड आना मतलब कि क्लास में मजे से सोना, ये सोच के बैठते हैं लोग, ठीक है. कि हिस्ट्री की क्लास लगने वाली है, अब हिस्ट्री की क्लास होने वाली है तो सोएंगे मजे से, या फिर कोई कुछ भी ना कुछ अपना काम करेंगे. तो इस तरीके से लोग हिस्ट्री को डिनोट करते हैं, अपने खुद के माइंड मन से जो चीजें निकलती हैं उनकी वो बताते हैं, ठीक है. तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को देखते हैं हम क्या है. एक टाइम में जब हिस्टोरियंस जो थे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे डेट्स के साथ में, मतलब बहुत ज्यादा डेट्स को लेके एक्साइटेड होते थे, आकर्षित होते थे डेट्स की तरफ, ठीक है. और वो क्या करते थे, हर टाइम डेट्स को लेकर डिबेट करना शुरू कर देते थे, बहस करना शुरू कर देते थे कि किस टाइम पे. और उनके लिए डेट्स ये थी कि किस टाइम पे राजा क्राउन पहनता है, किस टाइम पे राजा ने ये वाली बैटल लड़ी, किस टाइम पे लड़ाई स्टार्ट हुई, किस टाइम पे कह सकते हो कि जो राजा है उसने मोनार्की सिस्टम को स्टार्ट किया. इस तरीके से जो डेट्स है उन्होंने क्या, हिस्टोरियन से क्या कर दिया कि डेट्स, सिर्फ जो डेट्स है वो रिलेटेड है हिस्ट्री से. मतलब हिस्ट्री क्या है, सिनोनिमस है विद डेट्स. डेट्स में ही सिनोनिमस है, डेट से ही रिलेटेड है हिस्ट्री. इस तरीके से उन्होंने खुद का कॉमन सेंस नोशन बता दिया कि हिस्ट्री क्या है, सिनोनिमस विद डेट्स, डेट्स के साथ में रिलेटेड है. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ रिलेटेड है डेट्स के साथ में, ऐसा थोड़ी है. क्योंकि तो आपने देखा होगा हिस्ट्री डेट्स के साथ में कैसे रिलेट हो सकती है. हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्री जो है इट्स सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे टाइम के साथ में, जो चेंजेस हो रहे हैं, हिस्ट्री वो है. कैसे कैसे अलग अलग चीजें हो रही है, कैसी चीजें पास्ट में थी कैसी प्रेजेंट में है, कैसी चीजें जो पास्ट में थी वो चेंज हो गई है प्रेजेंट में, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ अलग तरीके की चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है. तो हिस्ट्री क्या है, इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ में. आप सब यहाँ पे इस वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है. तो आपके माइंड में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कभी कभी जनरेट होते होंगे, या फिर आप सोचते होंगे कि न्यूज़पेपर है. आज के टाइम पे जो लोग हैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है. क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो? आज तो उनको सारी जो जितने भी न्यूज है, जानकारी है उनके लिए, कोई भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज है वो सब उनको न्यूज़पेपर में मिल जाती है, ठीक है. लेकिन पहले के जमाने के जो लोग थे, पहले कैसे लोगों को न्यूज सुनने को मिलती थी, कैसे उनको पता चलता था कि इस जगह ये हो गया, या फिर ये होने वाला है, ये नया रूल होने वाला है, ये राजा ऐसे करने वाला है, किस तरीके से लोगों को पता चलता था. तो कैसे हम क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती होगी कि किस तरीके से न्यूज़पेपर, आज तो न्यूज़पेपर से लोग सब जान लेते हैं. आज तो हमारे पास टेलीफोन है, ठीक है. आज तो हमारे पास खुद के एंड्रॉइड फोन है, उसमें एप्स निकाला और न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ लेते होंगी. आप देखते हो कैसे जो आज जो टी होती है, चाय, लोग जाके चाय की स्टॉल्स पे जाके चाय पीते हैं. क्यों? पहले जो है वो कैसे डेवलप हुई, कैसे दुनिया में लोगों ने चाय पीना शुरू किया, कैसे चाय बनी, ठीक है. तो ये माइंड में क्वेश्चन आते होंगे किस तरीके से हुआ. अगर आप कहीं जाते होंगे तो ट्रैवल करते होंगे ट्रेन से, बसेस से, तो आप सोचते होंगे किस तरीके, कब डेवलपमेंट हुआ ट्रेन का, कब बनी ये ट्रेन. तो ये माइंड में क्वेश्चन जनरेट होते हैं. तो ये सब एक टाइम पे नहीं हुआ. देखो, ये सब एक टाइम पे होता, या फिर जो हिस्ट्री है हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग तो एक डेट पे होना चाहिए. हिस्ट्री क्या है, रिलेटेड है विद डेट्स के साथ में, सिनोनिमस है विद डेट्स के साथ में. तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ भाई जो चाय की डेवलपमेंट है, या फिर न्यूज़पेपर है, या फिर ट्रेन है, वो सिर्फ एक ही दिन में डेवलप हो गई होगी, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन. लेकिन ऐसा नहीं है. हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग
जो हमारी डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक दिन में नहीं हुई है। हिस्ट्री की अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, धीरे धीरे जो हमारे टाइम के साथ में चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में, उस तरीके से ये चीजें धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। जो टी है हमारी, जो चाय पत्ती, वो कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टी प्लांटेशन करना स्टार्ट किया था, उसके बाद में इंडिया ने खुद के अपने टी प्लांटेशन अपने बहुत सारे डेवलप कर दिए हैं। इंडिया के पास खुद के अपने टी प्लांटेशन है, ओके, बहुत बड़े बड़ी जगहों पे टी की प्लांटेशन हो रही है और टी की डेवलपमेंट हो रही है। कैसे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले रेल, जो ट्रेन है वो डेवलप की थी, किस तरीके से ट्रेन का आविष्कार किया था उन्होंने। तो इस तरीके से ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक टाइम पे कैसे हो सकता है, एक टाइम पे हो जाता तो डेट पता होनी चाहिए। तो भाई 4 जनवरी को ये सब कुछ हो गया, 10 जनवरी को ये सब कुछ हो गया, 15 जनवरी को ये सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब एक टाइम पे नहीं हुआ, ये धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चीजें हुई है, ठीक है। तो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड। हमारे पास कोई प्रिसाइज डेट नहीं है कि इस दिन ये चीजें हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट हमें इस डेट को मिली थी, ठीक है। जो हमारा 15 अगस्त आता है वो इस डे, 15 अगस्त जो भी कह सकते हो आप, वो इस डेट को आता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं हमारी, वो एक डेट पे हम बता सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है, जो चेंजेस हमारे आए हैं, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, वो एक दिन में नहीं मिली है। बहुत सालों लगे हैं लोगों को, बहुत प्रोटेस्ट, स्ट्रगल्स, बहुत लोगों ने खुद की जान गंवाई है, ठीक है, जान पे खेल खेल के कितनी सारी चीजें की है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। तो हमारे पास कोई प्रिसाइज डेट नहीं है कि इस दिन ये सब कुछ हुआ है, ओके। कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट रिलेटेड विथ ओनली डेट्स, ओके। डेट्स के साथ में रिलेट नहीं करती है हिस्ट्री इतनी ज्यादा। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग तो देखो कि वो कहते हैं कि सिर्फ डेट जो है, कैसे राजा बना, वो सब चीजें हो गई, किस दिन बना, किस दिन उसने शादी करी, किस दिन उसके बच्चे हुए, किस दिन वो मरा, तो वो सब डेट में आ गई कि भाई 1856 में ये मर गया, 1857 में ये चालू हो गया, ओके। तो वो डेट में आ गई। तो देखते हैं, कोई हमारे पास प्रिसाइज डेट नहीं है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन डे फाइन डे। एक दिन में उन्होंने चाय पीना शुरू नहीं किया, ठीक है। कोई क्लियर डेट नहीं है हमारे पास कि एक दिन में भाई लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। एक दिन में जो ब्रिटिश रूल था वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक दिन में ना ही हमने ब्रिटिशर जो उनको भगाया इंडिया से, एक दिन में हमने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं करी, नेशनल मूवमेंट एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, ये सब कुछ स्पैन ऑफ टाइम, ओनली रिफर टू स्पैन ऑफ टाइम। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ हुई है चीजें। फिर व्हाई डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। क्यों हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं, क्यों हिस्ट्री को रिलेट करते हैं, डेट्स के स्ट्रिंग्स में बांध देते हैं जो हिस्टोरियंस है वो, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है अकाउंट ऑफ बैटल्स है, मतलब कि किस टाइम पे कौन कौन सी बैटल्स हुई है। 1856 में ये बैटल हुई है, 1957 में ये बैटल हुई है, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने बैटल्स का जो अकाउंट बना रखा है वो सब डेट्स में आता है, ठीक है। बिग इवेंट्स, कौन कौन बिग इवेंट्स के हमें इंडिपेंडेंस किस दिन मिली है, किस दिन हमें आजादी मिली है, तो इस तरीके की चीजें, बिग इवेंट्स जो है उनकी डेट्स हमारे पास है। हर चीज एक दिन में नहीं हुई है, किस दिन, मतलब कि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उस दिन की डेट हमारे पास, वो डेट आती है हिस्ट्री में, ठीक है। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और उन रूलर्स के बारे में भी आते हैं कि किस दिन राजा बना, किस दिन राजा को क्राउन पहनाया गया, किस दिन राजा ने रानी से शादी की, ठीक है। The year he married, the year he had child, the year he fought a particular war, किस टाइम पे इसने लड़ाई लड़ी, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne, और जब इस राजा के मरने के बाद में दूसरा राजा कब गद्दी पे बैठता है, तो वो सब डेट्स में आता है। तो स्टूडेंट्स उन चीजों को डेट्स में बताते हैं हमें, ओके। ये जो स्पेसिफिक डेट्स है कैन बी डिटरमाइंड एंड हिस्ट्री इन सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। क्यों अब हिस्टोरियंस है वो क्या कर रहे हैं, नए नए इश्यूज पे, नए न्यू इश्यूज पे आप क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं हमारे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड दे प्रोड्यूस एंड एट, क्या लोग खा रहे हैं, क्या कैसे लोग रह रहे हैं, अब किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो सब अब हिस्टोरियंस नए इश्यूज पे चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सिटीज डेवलप हो रही है, किस तरीके से बड़े बड़े मार्केट सेटल हो रहे हैं, किस तरीके से किंगडम्स बन रहे हैं, नए नए आइडियाज किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, और कैसे हमारा कल्चर, सोसाइटी, ये सब कुछ चेंज हो रहा है टाइम के
साथ में। तो आफ्टर और बिफोर वाली चीजें अब लोग जो हिस्टोरियंस है वो नए इश्यूज में हमें बताने लगे कि किस तरीके से चीजें चेंजेस हो रही है अकर ओवर टाइम। ओके, तो ये जो है ये होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट इस तरीके से होती है कि वो हमारे बिग इवेंट्स को बताती है, या फिर कोई जो डेट्स के साथ में रिलेटेड है, या फिर हम उनकी कोई स्पेसिफिक डेट्स है, उन चीजों को हम डेट्स में देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच डेट्स, कौन सी डेट्स हमें याद करनी चाहिए, कौन सी डेट्स हमें याद नहीं करनी चाहिए। अब देखो जिस तरीके से हमने देखा हाउ डू वी जो इंपॉर्टेंट डेट्स, तो डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस तरीके से हमने देखा कि इन जो डेट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। किस तरीके से, जैसे एक जो राजा है उसके अकॉर्डिंग डेट्स इंपॉर्टेंट है, कोई जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, या फिर कोई जो मेन जो इवेंट्स हैं उनके लिए हमारी डेट इंपॉर्टेंट है। तो हमें डेट्स तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी डेट हम याद करें। हम ऐसे थोड़ी हम सारी डेट्स ही याद कर ले, भाई इतनी डेट कौन याद करता है। जिस तरीके से हमें कौन सी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हमें याद करनी चाहिए, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हम चूज करें कि जो डेट्स है वो कौन सी हमें याद करनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यार बहुत सारी डेट्स होती है, तो उस तरीके से कौन सी इंपॉर्टेंट और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैसे पता चलेगा हमें, बाय द हिस्टोरियंस। देखो ये हिस्टोरियंस से डिपेंड करता है कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी, एक एग्जाम्पल से देखो, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट। अगर एक हिस्ट्री हमारी वो ब्रिटिश हिस्टोरियन रिटर्न करता है, मतलब कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, मतलब कि फॉरेन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अगर हमारी हिस्ट्री को लिखते हैं, इंडिया की हिस्ट्री को लिखते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उनके जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं और उनके जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ें लिखेंगे। वो हमारी जो इंडिया में जो उन्होंने गलत चीज़ें करी वो चीज़ें क्यों लिखेंगे, वो क्यों हमें बताएंगे कि इंडिया में ये सब हमने किया। वो सब अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छे जितने भी उन्होंने वर्क किए, जो हमारे लिए रूल्स लाए, या फिर कोई जो हमारी सती प्रथा हो गई, इन सबको बैन किया, जो अच्छे वर्क उन्होंने किए वही वो दिखाएंगे, वही वो शो करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि हिस्टोरियन कौन से लिख रहे हैं। अगर वहीं हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखते हैं तो वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, क्या वो फील करते थे, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती थी, किस तरीके से जो फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च करने की उनके ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनको फ्रीडम स्ट्रगल तक लॉन्च करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी फेमाइन्स आ रही थी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, हिस्ट्री जो एक इंडियन अगर हिस्टोरियन लिखेगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखेगा। ठीक है, अपनी जो इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को वो सब बताएगा। इसी तरीके से जो हिस्ट्री है वो डिपेंड करती है कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग पता चलता है और हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं ब्रिटिश हिस्टोरियन हमारी इंडिया की हिस्ट्री लिखता है तो वो बताएगा कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो ये आया और इसने क्या क्या किया, यहाँ पे जो सोसाइटी में ये चेंजेस किए, इस तरीके से लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, रूल्स बताए, कुछ इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चलाई। तो इस तरीके से क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस अपने अकॉर्डिंग बताएंगे और बताएंगे कि हमारे ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और जो लास्ट विसरॉय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और इनके सेपरेट चैप्टर्स में इनके जो भी डीड्स थे वो सब बताएंगे, जैसे हेस्टिंग्स हो गए, वेल्सले, बेंटिंग, डलहौसी, कैनिंग, इस तरीके से जितने भी ये जनरल्स है वो आए और फिर इन्होंने बहुत सारी हमारे इंडिया में चीज़ें चेंजेस की, जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे जो भी इन्होंने चेंजेस किए, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे क्रिएट कर दी। देखो, इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड विसरॉयज। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड विद टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स। इस तरीके से जितने भी गवर्नर जनरल्स थे वो अपनी पॉलिसीज बताते हैं, एक्टिविटीज बताते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। तो क्या करते हैं हिस्टोरियंस, अगर ब्रिटिश होंगे तो वो सारी अपनी चीज़ें बताएंगे और अपने जो भी उन्होंने वर्क किए वो सब बताएंगे। ठीक है, तो इससे डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्टोरियन लिख रहा है।
वो सब उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. इट वॉज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो अब देखो, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. हम जो हमारी हिस्ट्री है उसको अलग तरीके से नहीं लिख सकते. देखो, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से नहीं लिख सकते. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स. देखो, जो अगर हम हिस्ट्री लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हम हिस्ट्री लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है. देखो, अगर हम बताएंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो अपने बेसिस पे बताते हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, और वहीं जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे. अगर हम वही हिस्ट्री लिखते हैं तो हम क्यों बताते हैं, जैसे हम बताएंगे कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ये अच्छे काम किए और ये बुरे काम किए, हम उन पे फोकस नहीं करेंगे कि उनके कौन से फर्स्ट गवर्नर जनरल आया, कौन सा लास्ट गवर्नर जनरल आया, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी. हम सब इन पे फोकस नहीं करेंगे, हम उनकी पर्सनैलिटी पे फोकस नहीं करेंगे, हम उनकी वर्क पे फोकस करेंगे. क्या चेंजेस उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडिया में किए हैं, क्या गुड और बैड चीज़ें उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे की है, किस तरीके से इनजस्टिस यहाँ पे किया है लोगों के साथ में, चेंजेस क्या क्या आए हैं इंडियन सोसाइटी में, इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही थी उस टाइम पे, और क्या लोग सोचते थे, किस तरीके से सफ़र करते थे लोग उस टाइम पे हिस्ट्री में. तो ये सब हम लिख सकते हैं कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं. तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है. देखो, अगर हम लिखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम इस तरीके से बताएंगे. अगर वहीं इंडियन हिस्टोरियंस लिखेंगे तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च किए, फेमाइंस क्या क्या आई, डेथ किन किन लोगों की, कितने लोगों की डेथ हुई यहाँ पे इंडिया में. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, डेट्स बता दी कि यार ये गवर्नर जनरल है, ये पर्सनैलिटी, ये इन्होंने लॉन्च किया और इस डेट को किया, तो अपने अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स. वाई डू वी डू दिस. देखो, अगर हम हिस्ट्री लिखते हैं, अगर हम हिस्ट्री लिखें तो हम उसको, और या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. क्यों करते हैं ऐसा, हम चैप्टर्स में उसको क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम सबका अलग अलग, देखो हम चैप्टर्स में इसलिए डिवाइड करते हैं कि एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एक सीक्वेंस सा बना रहे. इट इज़ टू गिव चैप्टर सम कोहेरेंस, एक फ्लो बना रहे हैं वहाँ पे. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस, कुछ सेंस निकले उसका, and can be followed. In the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. देखो, अगर हम जो इस हिस्ट्री हो गई या फिर कोई भी स्टोरी हो गई वो हमें इस तरीके से क्यों बताते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना रहे हैं. क्यों, देखो अगर वहीं पे तुम एक पिक्चर देखते हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो हीरो होता है उसकी पहले प्रॉब्लम्स बताई जाती है कि ये इसकी प्रॉब्लम्स है. ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो विलन होता है वो उसको सप्रेस करता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, और फिर पहले तो विलन बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है इन सब चीज़ों का, लेकिन वहीं लास्ट एंडिंग में क्या होता है, क्लाइमैक्स आता है कि हीरो जो है विलन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और उसको मार के जीत जाता है. ठीक है, तो एंडिंग में किसकी जीत हुई, हीरो की. उसी तरीके से देखो कि हम यहाँ पे एक वे बना कि किस तरीके से हमने चीज़ें बताई, पहले प्रॉब्लम्स बताई हीरो की, उसके बाद में उसके विलन की जो उसने कैसे किस तरीके से उसको सप्रेस किया बहुत ज़्यादा, उसके बाद में वहाँ पे एंडिंग बताई. तो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बता दी हमने. वहीं हिस्ट्री को हम इसलिए डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में, क्योंकि देखो अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड नहीं करेंगे तो हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में हमने ये बता दिया कि 1857 रिवॉल्ट हमने लॉन्च कर दिया. अब हमें पता ही नहीं है कि हमने 1857 रिवॉल्ट लॉन्च क्यों किया है. अगर हम डायरेक्टली बता देंगे 1857 रिवॉल्ट क्यों, तो हम भी सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ, 1857 लॉन्च कर दिया, कोई क्यों सेटबैक, इकोनॉमिक सेटबैक जो हुआ हमारे इंडिया का क्यों हुआ, लोगों ने ऐसा क्यों किया इंडियंस ने. ठीक है, तो एक इस तरीके से हम चीज़ें नहीं बता सकते हैं. एक स्टोरी के रूप में बताएंगे कि सबसे पहले हमारे क्या हुआ कि हमने हिस्ट्री को चैप्टर्स में इसलिए डिवाइड किया कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया इंडियंस को बहुत ज़्यादा. ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, जनरल्स आए. ठीक है, और इंडियंस ने क्या किया, फिर इंडियंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया. उसके बाद में 1857 रिवॉल्ट लॉन्च करने के लिए इंडियंस ने बहुत ज़्यादा सोचा. उसके बाद में जो भी गलत चीज़ें वो कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इंडियंस ने गलत चीज़ों के लिए 1857 रिवॉल्ट लॉन्च किया.
1857 रिवॉल्ट के लॉन्च करने के बाद में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस आने के बाद में जो महात्मा गांधी है वो आए और उन्होंने इंडियन स्ट्रगल को लीड किया। उसके बाद में हमें जाके इंडिपेंडेंस मिली। तो इस तरीके से देखो एक वे बना कि सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा कि भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया लोगों के साथ में, जो ट्राइबल इश्यूज, बहुत सारे ट्राइबल इश्यूज हो रहे थे लोगों में, वुमेन इश्यूज देखने को मिल रहे थे, वुमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जो सोसाइटी है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, हमारे जो सोल्जर है सोल्जर को बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब हमने देखी। जो हमारे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, उनको कौन सी कॉटन उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब जो फार्मर्स थे उनको प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि यहाँ से जाके तुम कहीं और सेटल हो जाओ, तो उनको सब कुछ छोड़ के वहाँ से जाना पड़ रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। तब जाके हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखा कि लोगों ने 1857 रिवॉल्ट लॉन्च किया। एक गलत जो लोग कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे थे, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। ओके, तो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में स्ट्रगल्स लॉन्च की। तो इसी तरीके से हम एक हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक स्टोरी को चैप्टर्स की तरह बताते हैं कि एक सेंस बने, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बने, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बने, ठीक है। क्या अलग अलग नजरिया होता है, देखो अपने अकॉर्डिंग सब बताते हैं चीज़ों को। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ डू वी पीरियडाइज। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम पीरियडाइज क्या होता है, देखो कैसे हम डिवीजन करते हैं, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है पीरियडाइज। तो देखते हैं हम कैसे हम यहाँ पे पीरियडाइज करते हैं। इन 1817 में जो जेम्स मिल थे, 1817 में जेम्स मिल थे, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया इस बुक में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब कि हिंदू एज सबसे पहले आई, उसके बाद में मुस्लिम एज आई, उसके बाद में ब्रिटिश एज आई। इन्होंने एजेस में डिवाइड कर दिया कि पहले हिंदू एज, यहाँ पे हिंदू जो होते वो रूल करते थे, उसके बाद में मुस्लिम यहाँ पे रूल करते थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन कर दिया। अब जो मिल थे वो ये सोचते थे कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं, मतलब कि जो भी हमारे इंडियन सोसाइटीज है, जो हमारी सिविलाइजेशन है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मतलब सिविलाइज का मतलब इनमें मैनर्स नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट में नहीं है, ये इनको इतना पॉलाइट नहीं है। ये लोग एशियन जो सोसाइटी है, मतलब हमारे इंडिया के लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, इनमें सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। और जो यूरोप है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ पे। वो ये सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज है वो नहीं है, इस तरीके से थॉट थे उनके। तो वो ये कहते थे कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उसके बाद में इंडिया सिविलाइजेशन होने लगा। मतलब कि यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी है वो सिविलाइजेशन मतलब सुपीरियर होने लगी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उससे पहले यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम्स थे वो रूल करते थे कंट्री पे। पहले हिंदू रूल करते थे, उसके बाद में मुस्लिम रूल करते थे और डेस्पोट रूल करते थे। मतलब कि तानाशाही यहाँ पे रूल होता था, तानाशाह जो राजा होते थे उस तरह का यहाँ पे इस कंट्री में रूल होता था। तो ये ब्रिटिशर्स ये बताते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस था। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब कि रिलीजियसली लोग ये कहते थे कि ये हमारा रिलीजन, हम इसको फॉलो करते हैं, तुम भी इसको फॉलो करो। तो यहाँ पे फाइट्स बहुत ज़्यादा होती रहती थी, बनती नहीं थी, लोगों के यूनाइट नहीं थे लोग। कास्ट टैबूज थे, मतलब कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ये कास्टिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे था, इस तरीके का कास्ट है, ये नीचे जाते हैं, ये ऊँची जाते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा था इंडिया में। और यहाँ पे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे काला जादू में, काला जादू प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है। और यहाँ पे डोमिनेट करते थे सोशल लाइफ को। जो ब्रिटिशर्स थे तो ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल के आने के बाद में जो इंडिया है वो सिविलाइज होने लगा है। उसके बाद में थोड़ा बहुत ये सिविलाइजेशन यहाँ पे आई है। और ये सोचते हैं कि अगर इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है उनको मैनर्स सिखाने हैं तो यहाँ पे यूरोपियन मैनर्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आर्ट लाना पड़ेगा, यूरोपियन मैनर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस लाने पड़ेंगे, लॉज लाने पड़ेंगे इंडिया के अंदर। तो ये सब कुछ ब्रिटिश जो मिल है, जेम्स मिल जो है वो ये सब कुछ सोचता है। वो ये कहता है कि जो इंडिया है उसको एजेस में जो हमें देखो फिर वो ये कहता है कि इस तरह से जो इंडिया है वो सिविलाइज नहीं है। तो ये
तो देखो, why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? हम एक एज को एक रूलर के अकॉर्डिंग, जो रूलर है, जो राजा है, वो जो रिलीजन का है, उस रिलीजन की तरह से हम एक राजा का रूल है, मतलब मुस्लिम राजा है और वो रूल कर रहा है, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि ये जो रूल है, मतलब ये जो टाइम है वो मुस्लिम एज है। जैसे हिंदू राजा रूल कर रहा है तो ये हिंदू एज है। तो इस तरीके से हम डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। जो मुस्लिम, जैसे मुस्लिम रूल, कोई मुस्लिम राजा रूल कर रहा है, ठीक है, अकबर रूल कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे अलग अलग, महाराणा प्रताप, बहुत सारे राजपूत थे, मेवाड़ था, चित्तौड़गढ़ था, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे राजपूत से जो वहां पे और भी राजा रूल कर रहे थे। तो इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते कि जो सबसे पहले हिंदू रूल हुआ, उसके बाद में मुस्लिम रूल आया, उसके बाद में ब्रिटिश एज आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत है। इस तरीके की कैरेक्टराइजेशन हम नहीं मान सकते कि एक टाइम पे एक ही रूल चल रहा था। अब बताओ, यहाँ अगर मुस्लिम रूल चल रहा है तो उसके बाद में कोई वहां पे हिंदू नहीं था, मतलब कि कोई हिंदू प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, हिंदू रिलीजन नहीं था, हिंदू राजा नहीं थे वहां पे सब कुछ था, लेकिन इन्होंने कैरेक्टराइज इस तरीके से जो किया है वो गलत है। उन्होंने ये कहा है कि जो वहां की प्रैक्टिस है वो सब कुछ एक ही रिलीजन होता था। नहीं, ओल्ड क्लासिफिकेशन में ये है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज है, देखो जब मुस्लिम रूल था तो ट्राइबल सोसाइटीज भी वहां पे थी। वहां पे जो मुस्लिम एज थी उसके अंदर जब भक्ति मूवमेंट भी हो रहा था, भक्ति मूवमेंट आया, उसमें कबीरदास आए, गुरु नानक आए और उन्होंने भक्ति मूवमेंट भी किया, भक्ति मूवमेंट भी उन्होंने किया। उसके बाद में जो मुस्लिम थे, मुस्लिम एज को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं अगर वहां पे भक्ति मूवमेंट भी चल रहा था? मुस्लिम एज हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि पहले हिंदू आए, उसके बाद में मुस्लिम आए, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। इस तरीके से हम डिवीजन नहीं कर सकते, इस तरीके से हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि एक जो रिलीजन है या फिर एक जो राजा है, मुस्लिम जो राजा है तो मुस्लिम ही रूल चल रहा है, हिंदू जो राजा है तो हिंदू ही रूल चल रहा है, हिंदू ही एज चल रही है, और जो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ही आए। नहीं, ऐसा नहीं था। अलग अलग तरीके के राजा भी थे, अलग अलग रिलीजन भी फॉलो हो रहा था, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस भी हो रही थी, अलग अलग तरीके की कास्ट भी यहाँ पे थे, तो हर चीज थी यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स अब क्या करते हैं, नया क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री है वो उसको भी डिवाइड कर दिया उन्होंने 3 सब पार्ट्स में। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद में मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या ये डिवीजन हमारे लिए ठीक है? देखते हैं। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या थी, ये ओल्ड एज जिसे कहते हैं हम, जिसमें बहुत सारी ओल्ड प्रैक्टिसेस होती थी। यहाँ पे वेदास था, रीजनल किंगडम्स थे, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर भी था, मौर्यन एम्पायर था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही थी बहुत सारी। तो अलग अलग यहाँ पे बहुत ज्यादा एंशिएंट जो हमारा एज था उसे हम कह सकते हैं एक ओल्ड एज था, ठीक है। उसके बाद में आती है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री जो है कितना ज्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया कि मेडाइवल जो हिस्ट्री है वो एक ट्रांजिशन एज माना जाता है, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जब बढ़ रही थी तो उसे हम मेडिवल, जो बीच में टाइम होता है उसे हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। एक ट्रांजिशन एज, एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने का ट्रांजिशन एज होता है ये बीच का, जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद में आती है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज क्या होती है, जिसमें ब्रिटिश लिबर्टी होती है। मॉडर्न एज में लिबर्टी, इक्वालिटी होती है, रीजन होता है, साइंस होती है, डेमोक्रेसी होती है, फ्रीडम होती है, तो इस तरीके से होती है। तो ब्रिटिशर्स क्या बताते हैं, अब देखो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जो इंडिया है उसमें मॉडर्न एज तब आया जब ब्रिटिशर्स आए। तो क्या सही है? तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे फिर इक्वालिटी तो नहीं थी, डेमोक्रेसी तो नहीं थी, फ्रीडम तो नहीं थी लोगों के पास। वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने ज्यादा हमारे इंडियंस के साथ में प्रॉब्लम जो हम सफर कर रहे थे, इंडियन बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी उनको फेस करनी पड़ रही थी, बहुत सारे इश्यूज उनके लिए क्रिएट हो रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से। तो वो सब क्या सही था? वहां पे इक्वालिटी थी, फ्रीडम थी, लिबर्टी थी? नहीं थी। तो ब्रिटिश रूल को हम, जो मॉडर्न एज है उसको हम ब्रिटिश पीरियड नहीं बता सकते। तो ब्रिटिशर्स ये बताते हैं कि जो मॉडर्न एज है वो तब आया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर्स आए तब ही मॉडर्न एज आए। नहीं, ये गलत है। ये क्लासिफिकेशन भी इस वजह से गलत हो गया क्योंकि मॉडर्न एज जब आई, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो गलत है। ब्रिटिशर्स तब थे जब थे तो वहां पे लिबर्टी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई हमारे पास साइंस नहीं था, कोई रीजन नहीं थी, कोई इक्वालिटी नहीं थी। ओके, तो हम मॉडर्न एज को क्या प्रेफर करते हैं? हम कहते हैं कि जो मॉडर्न एज है तब जब होगी जब लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, साइंस होगी। ओके, तो ये सब कुछ मॉडर्न एज होती है।
तो ब्रिटिश रूल जब था तब तो कोई इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी कुछ नहीं था। तो इस पीरियड को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का हम नहीं कह सकते कि जो ब्रिटिश पीरियड था वो वहां उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, व्हाट इज कॉलोनियल, वो देखेंगे हम। कॉलोनियल, देखो कॉलोनियल क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स जब आए तो उस पीरियड को हम क्या बताते हैं, कॉलोनियल बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, उस टाइम पे ना ही तो हमारे पास कोई लिबर्टी थी, ना ही कोई डेमोक्रेसी थी, ना ही हमारे पास कोई इक्वालिटी थी। तो इस वजह से हम इस पीरियड को क्या बताते हैं, कॉलोनियल बताते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बताते हैं, हम जब ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तभी मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे ना ही तो हमारे पास कोई लिबर्टी थी, ना ही कोई डेमोक्रेसी थी, ओके, ना ही कोई इक्वालिटी थी। उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमारी जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज्यादा सेटबैक हो रहा था। इन सब चीजों की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी। तो अब जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था कॉलोनियल, उस पीरियड को हम रिफर करते हैं कॉलोनियल। देखो अब देखते हैं हम कॉलोनियल क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स आए क्यों थे इंडिया में, हमारी कंट्री को कब्जा करने आए थे, अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश करने आए थे, अपने रूल करना, जो हमारी कंट्री थी उस पर रूल करने आए थे। वो जितने भी लोकल नवाब से, राजा थे, उन सबको वहां से हटा के खुद का रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, हर चीज पे कब्जा करना चाहते थे। तो हमारी इकोनॉमी थी उस पर कब्जा करना चाहते थे, और अपना रूल कंट्रोल करना चाहते थे हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे। और जितना भी रेवेन्यू था वो क्या करते थे, रेवेन्यू भी कलेक्ट किया करते थे। और जितने भी उनको मतलब अपने लिए कुछ भी खरीदना या फिर खुद के एक्सपेंसेस से मीट करने के लिए रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। और कोई भी जो अगर उनको गुड्स चाहिए होते थे, कोई भी सामान चाहिए होता तो उन सब चीजों को क्या करते थे, लोअर प्राइसेस पे खरीदते थे, मतलब कम प्राइस से, कम पैसों में, बहुत ज्यादा कम दाम में खरीदते थे। और वो अगर उनको जो है यूरोप में बहुत सारी प्रोडक्शन करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब क्या हमारे यहाँ पे कोई भी क्रॉप उगाते थे और फिर यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे, अपना हर चीज पे कब्जा करना चाहते थे। और जो हमारी इस तरीके से जो क्रॉप उगाते, अब वो क्रॉप उगा के क्यों भेजते थे यूरोप में, क्यों? क्योंकि हमारी जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, मतलब कि सॉरी, हमारी जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी थी उसमें। तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी में हर चीज अच्छी तरीके से ग्रो होती है, अच्छी तरीके से उग जाती है, इसलिए वो यहाँ से उगा के अपने यूरोप में एक्सपर्ट किया करते थे हायर लेवल पे। ओके, तो इस वजह से हर चीज पे बहुत ज्यादा अपना रूल इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, मास्टर। जो कॉलोनियल मास्टर थे, कौन थे कॉलोनियल मास्टर्स? ब्रिटिशर्स थे। तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल की अगर डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है तो कॉलोनियल आप लिख सकते हो, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। तो देखो, जब एक कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री आगे कब्जा करती है, उसके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इन सारी चीजों पे कब्जा करती है। जो हम पॉलिटिकल होती है, जो भी पॉलिटिकल पे कब्जा कर लेती है, इकोनॉमिक पे कब्जा कर लेती है, सोसाइटी पे कब्जा कर लेती है और चेंजेस करती है उस कंट्री में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक कंट्री कौन सी है जिसपे कब्जा किया जा रहा है? वो तो इंडिया है। और दूसरी कंट्री जो कब्जा कर रही है वो कौन है? ब्रिटेन है। तो इंडिया और ब्रिटेन का यहाँ पे बताया गया कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है और उस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी, इन सब चीजों पे कब्जा करती है तो और चेंजेस वहां पे लाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। कोई बाहर से आके इंडिया पे कब्जा करने की कोशिश करे तो उसको कहते हैं हम कॉलोनियल। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल कहा जाता है। हम ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल मास्टर्स कौन थे? कॉलोनियल मास्टर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ओके, हाउ डू वी नो? अब देखो, हमें कैसे पता चलता है? जो हिस्ट्री थी, जो हमारी हिस्ट्री थी, उसके सोर्सेज के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमें जो हिस्ट्री है उसके पहले की चीजें के बारे में कैसे पता चलता है? हम कैसे जानते हैं? तो उन सोर्सेज, किन सोर्सेज की वजह से हम आज हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो देखेंगे हम। तो पहला जो सोर्स है जिसकी वजह से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो फर्स्ट सोर्स इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ओके, तो देखो, ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में आए अपना रूल करने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए। तो रूल जो करते थे ब्रिटिशर्स, जो रूल करते थे तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन यहाँ पे करते थे। और वो बहुत सारी
एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो ये देखते थे कि हमें पहले यहाँ पे अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, हमारा अगर हमें सेटअप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कंट्री को हर चीज़ को हम क्लियरली हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती है। तो वो क्या कर रहे थे, हर चीज़ को क्लियरली देख रहे थे, सर्वे कर रहे थे पूरी कंट्री को देखने के लिए। अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो पूरी कंट्री को उनको जानना पड़ेगा, पूरा इंडिया को देखना पड़ेगा किस तरीके की यहाँ पे पॉलिसीज होती है, किस तरीके के यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके की यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, किस तरीके की यहाँ पे सॉइल्स है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, देखो ब्रिटिशर्स के लिए लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर चीज़ को वो लिखा करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे तो हर चीज़ को वो लिखा करते थे, क्लियरली नोट डाउन करते थे। तो उनकी एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हर चीज़ को वो लिखा करते थे। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, डिसीजन ले रहे हैं, एग्रीमेंट करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कोई भी रूल्स बना रहे हैं, तो हर चीज़ को क्या करते थे, लिखा करते थे, हर चीज को क्लियरली रिटर्न अप करते थे। तो नोट डाउन किया करते थे, वो हर चीज को किस में किया करते थे, फाइल्स में लिखा करते थे, नोट्स बनाते थे अपने, ठीक है, रिकॉर्ड्स बनाते थे, अपने रिपोर्ट्स होती थी उनकी, ठीक है। तो हर चीज को क्या करते थे, लिखा करते थे। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गया ये हर चीज को लिखना। कैसे, जैसे बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स होते थे वहां पे ब्रिटिशर्स के, तो जैसे कलेक्टर हो गया, गवर्नर जनरल हो गए, तो वो हर चीज को लिखा करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनके बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, कलेक्टर हो गए, वो सब क्या करते थे, लिखा करते थे। तो उनके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गया। और किस फॉर्मेट में लिखा करते थे, मेमोज के फॉर्मेट में, नोटिंग्स के फॉर्मेट में, रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में। मेमोज क्या होता है, किसी भी टास्क, जैसे हमने कोई टास्क दे दिया उसको रिमाइंड करने के लिए हमें जो रिमाइंडर होता है उसे बोलते हैं हम मेमोज। नोटिंग्स क्या होते हैं, जो हम नोट्स बनाते हैं उसी का आईएनजी फॉर्म है नोटिंग्स। रिपोर्ट्स बनाते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी अपने पेजेस में अपनी हर चीज की रिपोर्ट्स को लिखा करते थे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गया था ब्रिटिशर्स का राइटिंग। ओके, द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फेल्ट दैट all important documents and letters needed to be clearly preserved, carefully preserved। देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचते कि जितने भी उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स है, हर चीज उनकी केयरफुली प्रिजर्व होनी चाहिए, हर चीज को संभाल के रखना चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम्स होते थे, उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम्स अपने बनवा रखे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से ये अटैच हुआ करते थे रिकॉर्ड रूम्स, और वो बड़े बड़े हर किसी के, मतलब कि अगर कोई भी गवर्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, हर किसी के अपने अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस है, उसके भी अलग रिकॉर्ड रूम होते थे। कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर ऑफिस हो गया, प्रोविंशियल सेक्रेटरिस्ट हो गया, लॉ कोर्ट्स हो गई, उनके सबके अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम्स होते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी नहीं देखते, हर बहुत सारी किताबें होती है, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। कोई भी हमें बुक चाहिए होती है, जैसे हमारे कुछ ऑफिस होते हैं तो उसमें हम सारी अपनी किताबें हैं, लिखना है, कोई भी अगर हम वर्क करते हैं तो उसका सारा डाटा हम उसमें लिखा करते हैं। बिजनेस चलाते हैं तो हमारे सारी फाइल्स होती है कि इस तरीके का हमारा बिजनेस चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे लोगों का इतना खर्चा हो रहा है, इतनी इनकम यहाँ से जा रही है। तो हर चीज को फाइल्स में नोट डाउन किया जाता था, ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ, किस फॉर्मेट में क्या करते थे वो, मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स। तो विलेज तहसीलदार के खुद के अपने रिकॉर्ड रूम से, कलेक्टर हो गया, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट्स, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स थे। और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब फाइल्स थी, उनके रिकॉर्ड्स थे, उन सबको रखने के लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे अलग से, लाइक आर्चीव्स बनाई थी, म्यूजियम्स बनाए थे, जिनमें वो क्या करते थे, अपने इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया करते थे। अर्ली जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी के अर्ली में, मतलब अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआती में ही जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको केयरफुली कॉपी भी वो किया करते थे, ब्यूटीफुली लिखवाया करते थे। किनसे, कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा करते हैं, उनमें आर्ट होता है ब्यूटीफुल राइटिंग का, तो वो हर चीज को अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखा करते हैं। तो वो सारी कॉपीज कौन बनाते थे, केयरफुली उनको कॉपी डाउन कौन किया करता था, कैलीग्राफिस्ट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक डॉक्यूमेंट बना के बाकी जो अगर कॉपीज करनी है तो कैलीग्राफिस्ट को दे दी जाती थी वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद में वो बहुत सारी उसकी 20 से 30 कॉपीज बना दिया करता था। उसके बाद में क्या हुआ, देखो जो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में ही प्रिंटिंग मशीन्स आ गई।
स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग जो मशीन्स आ गई उसके बाद में लोगों को कैलीग्राफिस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो प्रिंटिंग मशीन्स होती है उसमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट हो जाती है और रिकॉर्ड्स भी रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा फिर कैलीग्राफिस्ट की ज़रूरत नहीं हो रही और प्रिंटिंग मशीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। देखो सर्वेज क्या होते हैं, सर्वेज क्यों करते हैं ब्रिटिशर्स। देखो हम ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में भी सर्वे किया करते हैं। सर्वे जैसे एक घर से जाके दूसरे घर पे जाके हम उनकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं वहाँ के, उनका डिटेल सर्वे लेते हैं, उनकी कितनी फाइनेंशियली सपोर्ट है, कितना उनका ऑक्यूपेशन, कितना किस तरीके से वो कमाते हैं, तो हर चीज़ को हम जानते हैं थ्रू सर्वेज। तो सर्वेज क्या होता है, लोगों के बारे में डिटेल सर्वे करना, हर चीज़ के बारे में जानना। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर हम इस कंट्री में, इंडिया की कंट्री है, उसके कब्जा जमाना चाहते थे, रूल करना चाहते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से पहले वो क्या सोचते हैं कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं तो यहाँ की कंट्री का पहले हमें डिटेल सर्वे करना होगा। तो प्रैक्टिस ऑफ सर्वे ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर्वे करते हैं। Britishers believe that a country had to be properly known before it could be effectively administered। तो एक कंट्री अगर हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं तो उसको पहले अच्छी तरीके से प्रॉपरली जानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 19th सेंचुरी में उन्होंने डिटेल सर्वे करना शुरू कर दिया एंटायर कंट्री का, ठीक है। तो उन्होंने देखा सबसे पहले विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेस कंडक्ट किए, जैसे कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे अगर हम क्रॉप उगाते हैं तो उस तरीके से हमें कितना रेवेन्यू दे सकती है लैंड कमाकर, ठीक है, कितना क्या पैसे जनरेट कर सकती है। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो विलेजेस में जाके सर्वे कंडक्ट करते हैं। और सर्विस करते क्यों ये ब्रिटिशर्स, क्यों, वाई, हम अगर इसका हम आंसर ले तो लिख सकते हैं हम टू नो द टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी जानने के लिए सर्वे करते हैं कि किस तरीके की वहां पर एरिया है, किस तरीके की वहां पे सॉइल की क्वालिटी है, जिसमें अगर हम क्रॉप उगाते हैं उसमें फर्टिलिटी है भी या नहीं। तो अगर हम क्रॉप उगाते हैं तो वो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी भी या नहीं। तो इस तरीके से सॉइल की क्वालिटी जानने के लिए वो सर्वे कंडक्ट किया करते हैं। फ्लोरा फोना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, किस तरीके की वहां पे प्लांट्स है, कौन से प्लांट से उन्हें हेल्प मिल सकती है, किस प्लांट से उनको नहीं मिलेगी। लोकल हिस्ट्रीज, किस तरीके के वहां पे राजा रिया करते थे तो उनको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट है, किस तरीके की यहाँ पे पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट है, एरिया है, एनिमल है, तो क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे सर्वे किया करते थे। क्रॉपिंग पैटर्न होते जैसे किस तरीके की यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, राइस हो गई, व्हीट हो गई, मेज हो गई, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्रॉप्स होती है। तो उनको क्रॉपिंग पैटर्न भी देखने के लिए वो सर्वे क्या करते हैं। जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, रीजन टू रीजन वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, हर रीजन को सर्वे करते हैं। सेंसस, यहाँ पे सेंसस को किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ब्रिटिशर से इंट्रोड्यूस किए थे, और आज भी यहाँ पे सेंसस होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में भी यहाँ पे सेंसस होते हैं और अभी भी यहाँ पे सेंसस होते हैं। तो सेंसस होते क्या है, देखो हर 10 सालों में सेंसस होते हैं। सेंसस होते क्या है, रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितने क्या लोग हैं, जो नंबर ऑफ पीपल प्रोविंसेस में रह रहे हैं, किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, उनका क्या कास्ट है, किस तरीके का उनका रिलीजन है, किस तरीके की वो ऑक्यूपेशन करते हैं। तो हर चीज के बारे में जानने के लिए सेंसस होते हैं। और अदर सर्वेस, किस तरीके की और अलग अलग सर्वेस क्या करते थे ब्रिटिशर्स, देखो बॉटेनिकल सर्वेस भी होते हैं, जूलॉजिकल सर्वेस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हमारे जूलॉजिकल सर्वेस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो चीजें ढूंढते हैं हिस्ट्री की, ओके, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस भी होते हैं और फॉरेस्ट सर्वे भी होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये सारे सर्विस यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। जैसे सेंसस तो मैंने बताई दिया, अगर एग्जांपल ले लो, कोई भी गुजरात है उसके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके के वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे है, किस तरीके का उनका रिलीजन है, कास्ट है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए हम सेंसस क्या करते हैं, ओके। और सेंसस हर 10 साल में हेल्ड होते हैं, ओके, हर 10 साल में सेंसस होते हैं। तो ये हो गया सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो हमें क्या नहीं बताते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जो ब्रिटिशर्स थे तो उनके बारे में तो हमें सारी चीजें पता चल जाती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सारी चीजें हमें इजीली पता चली। तो वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स से हमें बहुत सारी चीजें पता चली है, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में ही, ऑफिशियल थॉट्स के बारे में पता चले, क्या वो सोचते, किन चीजों में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे, क्या वो चाहते थे, ठीक है।
किस तरीके से वो रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे। तो इस तरीके से हमें पता चला। सबसे पहले हमने पढ़ा रिकॉर्ड्स के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा सर्वेज के बारे में, उसके बाद में हमने सेंसस के बारे में पढ़ा। सेंसर आज भी होते हैं, हर 10 सालों में होते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स की सारी चीजों को पढ़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि किस तरीके की कंडीशंस जो अदर पीपल थे, जो अलग जो रिलीजन कास्ट हमारी इंडिया में रहती थी, उनकी कैसी कंडीशन थी, उस किस कंडीशन में वो लोग रह रहे थे, उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो उन सोर्सेज के बारे में हमें किन रिकॉर्ड्स में पता चलता है, किस तरीके से हम उन रिकॉर्ड्स के बारे में, उन पीपल्स के बारे में जान सकते हैं। तो उनके एक्शंस के बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने, उनके क्या एक्शंस रहे होंगे उस टाइम पे। तो उन सारी चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो क्या सोर्सेज थे। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. So उनको और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में हमें बहुत ही डिफिकल्टी से पता चला है। तो देखते हैं हम किन सोर्सेज से हमें पता चलता है। तो फर्स्ट हो गया डायरीज ऑफ पीपल। जो लोग थे अपनी डायरीज बनाते थे, डायरीज में बहुत कुछ लिखा करते थे। उन डायरीज की मदद से हमें लोगों के बारे में पता चला, लोगों के लिविंग कंडीशंस के बारे में पता चला। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे लोगों के बारे में लिखी, अपनी अकाउंट्स बनाए बहुत सारे। तो उनसे भी हमें पता चलता है, जैसे मेगास्थनीज हो गए, इब्न बतूता हो गए, अल-बिरूनी हो गए। उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारी लोगों के जो किस तरह की कंडीशंस में वो रह रहे हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके की यहाँ की कंडीशंस हो चुकी है ब्रिटिशर्स की वजह से। ऑटोबायोग्राफीज जो थी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो लोग थे, वो अपनी क्या करते थे, ऑटोबायोग्राफी लिखवाते थे, बायोग्राफीज लिखवाते थे अपनी। तो उनसे भी हमें पता चलता है। पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाजार में सोल्ड होती है, उन बुकलेट से भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। बुकलेट्स, लोग अपने बुकलेट्स लिखते थे, पॉपुलर बुकलेट्स थी, ठीक है। तो लोकल बाजार में सोल्ड आउट होती थी। जो प्रिंटिंग मशीन्स थी, एक टाइम पे ऐसा हुआ जब प्रिंटिंग मशीन आ गई, तो वो जब फैलने लगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे। अब न्यूज़पेपर में हर इश्यूज को इजीली वहां पे क्लियरली लिखने लगे लोग, और उनमें पब्लिक में क्या होने लगी, डिबेट्स होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्म्स, जो न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, जैसे कि केसरी, बाल गंगाधर ने अपना न्यूज़पेपर निकाला था केसरी। उसमें वो सारी चीजें, किस तरह की कंडीशंस लोग कर रहे हैं, किस तरह की रिवोल्ट वो कर रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स किया था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। इंडिगो कल्टीवेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया लोगों को इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में। तो केसरी में वो सब कुछ बताते थे। आर्यवर्ता हो गया, बॉम्बे समाचार हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गए, ये सारे न्यूज़पेपर है जो पहले चलते थे। लीडर्स जो थे, रिफॉर्मर्स, वो भी अपने आइडियाज, पॉइट्स लिखते थे, वो नॉवलिस्ट, तो ये सब क्या करते थे, अपने आइडियाज सब कुछ बताते थे यहाँ पे, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। इन सारी चीजों से हमसे पता चलता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते थे वही ये सब कुछ लिख पाते थे, और इनकी वजह से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है पहले की हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो ये हो गया व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो।